अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी गंडाब कौन था, पहला हिस्सा। गंडाब की सारी ताकतें बेअसर हो चुकी थीं। वो ना तो मारिया की तरह गायब हो सकता था और ना नाग की तरह सांप बन सकता था। और शहजादी नीलोफर ने यह शर्त सामने रख दी थी कि वो किसी ऐसे शख्स से ही शादी कर सकती है जो गायब भी हो सकता हो और सांप भी बन सकता हो। शहजादी नीलोफर ये मालूम करना चाहती थी कि गंडाब में ये दोनों ताकतें वाकई खत्म हो चुकी हैं। गंडाब बेचैनी से कमरे में टहल रहा था कि शहजादी नीलोफर को क्या जवाब दे। वो शहजादी नीलोफर से जरूर शादी करना चाहता था, मगर शहजादी सिर्फ एक ही सूरत में उससे शादी करने पर राजी थी कि अगर वो ये साबित कर दे कि वो सांप भी बन सकता है और मारिया की तरह गायब भी हो सकता है। शहजादी नीलोफर ने गंडाब के दिल का राज मालूम करने के लिए नकली आंसू पहुंचते हुए कहा, गंडाब, क्या किसी तरह तुम ये दोनों ताकतें हासिल कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास ये दोनों ताकतें आ जाएं तो मैं आज ही तुमसे शादी करने पर तैयार हूं। मैं मलका और बादशाह को राजी कर लूंगी, बल्कि वो कुछ तैयार भी हैं। मैंने मलका से बात कर ली है। अब तो गंडाब और ज्यादा बेचैन हो गया। ईरान का तख्त उसके हाथ में आते आते निकल रहा था। उसकी मंजिल उसके सामने थी, मगर वो वहां तक पहुंच नहीं सकता था। शहजादी नीलोफर से वो जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था। पहले जब उसके पास अंबरनाग मारिया की ताकतें मौजूद थीं, तब तो वो ऐसा जबरदस्ती भी कर सकता था, मगर अब वो बिल्कुल बेताकत था। उसके पास कोई ताकत नहीं थी सिवाय इसके कि वो नीले सांप को बुलवा सकता था, उससे किसी को डसवा सकता था और फिर नीले सांप को हुक्म दे सकता था कि वो उसका जहर चूस ले। नीले सांपों के अलावा उसका दूसरा किसी सांप पर हुक्म नहीं चलता था। सिर्फ इतनी मामूली ताकत पर वो ईरान की शहजादी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था। गंडाब ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, शहजादी, मैं ना तो गायब हो सकता हूं और ना ही सांप बन सकता हूं, मगर ये सब वहम है। फकीर की बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये लोग तो जो जी में आता है कह देते हैं। शहजादी नीलोफर ने जब ये सुना कि गंडाब गायब भी नहीं हो सकता और सांप भी नहीं बन सकता तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। दरियाब के बुजुर्ग उस्ताद का तिलिस्मी नक्श अपना काम कर गया था। गंडाब की ताकतें 6 माह के लिए ही सही, मगर उससे छीन ली गई थीं। उसने जल्दी से कहा, गंडाब, ऐसा ना कहो। उस फकीर ने हमारे शाही खानदान के बारे में आज तक जो पेशनगोई की है वो सच साबित हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुमसे शादी करके मैं अपनी प्यारी अम्मी और बाप से महरूम हो जाऊं और हमारा सारा खानदान तबाह हो जाए। गंडाब ने शहजादी नीलोफर का हाथ थाम कर कहा, शहजादी, मैं तुमसे अपने दिल का राज नहीं छुपा सकता। यकीन करो, ये दोनों ताकतें आज से 1 रोज पहले मेरे पास थीं, मगर ना जाने क्या हुआ कि ये ताकतें अब मुझसे छीन ली गई हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ताकतें बहुत जल्द मुझे वापस मिल जाएंगी। शहजादी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तुम्हें ये ताकतें वापस मिल गईं और तुम गायब होने के साथ साथ सांप भी बन सकोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये कहकर शहजादी नीलोफर ने लिबादा उठाकर ओढ़ा और गंडाब के कमरे से निकल गई। गंडाब अपना सर पीट कर रह गया। कमबख्त, इस वक्त ही मेरी ताकतों को खत्म होना था। उसने हर किस्म के मंत्र भी पढ़कर देख लिए, मगर किसी मंत्र ने भी उसकी ताकत उसे वापस नहीं की थी। शहजादी नीलोफर ने दरियाब को जाकर बता दिया कि वो उसे ये कहकर आई है कि जब उसके पास दोनों ताकतें वापस आ जाएंगी तो वो उसे शादी कर लेगी। दरियाब ने कहा, तो क्या तुम उसे ये कह आई हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? शहजादी ने कहा, तो और क्या कहती उसे? दरियाब बोला, तुम्हें तो मालूम ही है कि तिलिस्मी नक्श का असर 6 माह तक ही रहेगा। 6 माह के बाद तो उसके पास ताकतें आ जाएंगी, फिर तुम क्या करोगी? शहजादी नीलोफर ने गुस्से से कहा, मैं देवताओं से दुआ मांगूंगी कि शैतान आदमी 6 माह के अंदर अंदर मर जाए। दरियाब ने सांस भर कर कहा, सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होगा, हमें इस बारे में बुजुर्ग उस्ताद से मशवरा करना पड़ेगा। हो सकता है वो हमें एक बार फिर तिलिस्मी नक्श लिख कर दें ताकि गंडाब की ताकतें मजीद 6 माह बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दरियाब और नीलोफर शहजादी मुतमईन हो गए। दूसरी तरफ उसी रोज दरियाब अकेला ही अपने बुजुर्ग उस्ताद के झोंपड़े में गया और उससे सारी बात बयान कर दी। बुजुर्ग उस्ताद ने कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं, 5-6 माह गुजर जाने दो। मैं 6ठे महीने के शुरू में तुम्हें एक और नक्श लिख कर दूंगा। वो भी गंडाब को पानी या कावे में घोलकर पिला देना। खुदा के हुक्म से उसकी शैतानी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। गंडाब भी खामोश होकर वक्त का इंतजार करने लगा। अब उसने तख्त पर कब्जा करने के लिए फौज के सिपा सालार से साजबाज शुरू कर दी थी। उसे पूरा यकीन था कि किसी भी वक्त उसकी खोई हुई ताकतें उसे वापस मिल जाएंगी। मंगल की रात को वो एक बच्चे को अगवा करके उसका सांस बराबर पी जाता था। कब्र के नीचे खुफिया तहखाने में दीवार के साथ लगे ताबूतों में अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग नीम मुर्दा हालत में पड़े थे। यहाँ दरमियान वाला ताबूत खाली था। इस ताबूत में गंडाब लाश की शक्ल में बंद हुआ करता था। दालान में 10-12 सांप इधर उधर इंकर अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग के ताबूतों की हिफाजत कर रहे थे। यहाँ से थोड़ी दूर पुराने मकबरे वाला कदीम कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान की एक कब्र में असली नाग का मुर्दा पड़ा था। उसके सर में कील ठुका हुआ था। उस कील की वजह से उसको कोई होश नहीं थी
और कब्र के अंदर वह बिल्कुल एक लाश की मानंद था। यहाँ गंधारा शहर में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो नाजायज और खुफिया तौर पर मुर्दों की खोपड़ियां फरोख्त करता था। इस आदमी का नाम कपाल था। कपाल ने शहर से बाहर एक वीरान जगह पर अपना मकान बना रखा था, जहां वो अपने एक साथी के साथ रहता था। ये लोग महीने में एक बार आसपास और गंधारा शहर के कब्रिस्तानों का एक चक्कर लगाते और कब्रों में जो ताज़ा मुर्दे दफन किए जाते उनको निकालकर अपने घर ले जाते। फिर उनकी खोपड़ियां उतारकर बोरी में जमा करते और उसे दूसरे शहर में ले जाकर एक खास आदमी के पास बेच देते। इस तरह से उन्हें काफ़ी आमदनी हो जाती। एक रात जबकि सारा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, कपाल अपने साथी को लेकर मकबरे वाले पुराने कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। दोनों घोड़ों पर सवार थे और एक बोरी उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। रात के अंधेरे में उन्होंने घोड़ों को एक दरख्त से बांधा और कब्रों में आ गए। यहाँ वो बहुत सी कब्रों से मुर्दों की खोपड़ियां निकाल कर ले जा चुके थे। अब वो ये देखने आए थे कि अगर किसी कब्र में कोई ताज़ा लाश दफन की गई है तो वो उसे निकाल कर ले जाएं। चूंकि खोपड़ी के साथ उन्हें यहाँ से सालम लाश को साथ ले जाना पड़ता था। अगर लाश कब्र में गल सड़ गई हो तो वो आसानी से मुर्दे के ढांचे की खोपड़ी और रीढ़ की हड्डियां निकाल कर ले जाते थे। कपाल अपने साथी के हमरा कब्रों को अंधेरे में झुककर गौर से देखता आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे एक कब्र पर ताज़ा मिट्टी दिखाई दी। उसने अपने साथी से कहा, ये कब्र मुझे ताज़ा लगती है, इसे खोद कर देखते हैं, जरूर इसमें ताज़ा लाश दफन है। दोनों ने कब्र खोदनी शुरू कर दी। उस कब्र में नाग दफन था। नाग इंसानी हालत में था और उसकी खोपड़ी में कील ठुकी हुई थी। कपाल और उसका साथी अंधेरे में जल्दी जल्दी कब्र खोद रहे थे। बहुत जल्द उन्हें कब्र में पड़ी नाग की लाश नजर आ गई। कपाल ने कहा, यह बिल्कुल ताज़ा लाश है, इसे बाहर निकालो। दोनों ने मिलकर नाग की लाश को बाहर निकालकर बोरी में बंद किया, उसे घोड़े पर डाला और लेकर अपने शहर के बाहर वाले मकान की तरफ रवाना हो गए। रातों रात वो अपने वीरान मकान में आ गए। नाग की लाश को उन्होंने पिछली कोठरी में बिछी हुई चारपाई पर डाल दिया। कपाल ने कहा, अभी रात का वक्त है, मेरा ख्याल है कि इस ताज़ा लाश की खोपड़ी और रीढ़ की हड्डियां दिन की रोशनी में निकालेंगे। अभी चलकर आराम करते हैं। नाग की लाश को पिछली कोठरी में छोड़कर दोनों ऊपर वाली कोठरी में जाकर सो गए। सख्त थके हुए थे, फौरन गहरी नींद में खो गए। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक काली जंगली बिल्ली मकान की मुंडीर पर से कूदकर सेहन में आ गई। ऊपर जाने वाली जीने का दरवाजा बंद था। बिल्ली बरामदे में आ गई। यहाँ कोठरी का दरवाजा भी बंद था। खिड़की खुली थी। उस खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं, मगर सलाखों में इतनी जगह जरूर थी कि बिल्ली उसमें से गुजरकर कोठरी के अंदर कूद गई। इस कोठरी में से काली बिल्ली को गोश्त की खुशबू आ रही थी। असल में 2 रोज पहले यहाँ एक ताज़ा लाश की खाल उतारी गई थी ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी बाहर निकाल ली जाए। इसी वजह से काली बिल्ली को गोश्त की बू खींचकर इस कोठरी में ले आई थी। कोठरी में अंधेरा था, मगर बिल्ली उस अंधेरे में अच्छी तरह से देख रही थी। उसे एक आदमी चारपाई पर लेटा नजर आया, मगर बिल्ली को फौरन ही महसूस हो गया कि यह आदमी सांस नहीं ले रहा। उस चारपाई पर नाग पड़ा था। वह बिल्कुल मुर्दा हालत में था और उसका सांस भी नहीं चल रहा था। बिल्ली कूदकर चारपाई पर आ गई और नाग के जिस्म को सूंघने लगी। उसने नाग को मुर्दा जानकर उसके सर पर पंजा मारा। बिल्ली की बदकिस्मती और नाग की खुशकिस्मती से बिल्ली के पंजे के मुड़े हुए नाखून नाग के सर में ठुकी हुई कील में फंस गए। बिल्ली ने परेशान होकर जोर लगाकर पंजा बाहर खींचा तो नाग के सर में ठुका हुआ कील भी पंजे के साथ बाहर आ गया। बिल्ली घबराकर पीछे हट गई। उसे भूख भी बहुत लगी थी। वो नाग को मुर्दा लाश समझकर उसका गोश्त खाने के लिए उसकी गर्दन के पास एक बार फिर आई और मुंह मारने ही लगी थी कि उसे यूं लगा कि जैसे लाश की आंखें उसे घूर रही हैं। कील सर में से निकल जाने के बाद नाग का सांस भी चलना शुरू हो गया था। नाग ने अपनी हालत पर गौर किया। अपने जहन पर जोर देकर सोचा कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसकी खोपड़ी में किसी ने कील ठोंक दी थी और यह कील बिल्ली ने निकाली है। नाग ने अपने बाजुओं और पांव को हिलाकर देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। नाग को सब कुछ याद आने लगा कि वो किस तरह इस मकबरे में आकर बैठा था कि फिर अचानक उसे झटका लगा था और वो बेहोश हो गया था। ये वो वक्त था जब कब्र में से असली लाश ने बाहर आकर अपनी खोपड़ी से कील निकालकर नाग की खोपड़ी में ठोंक दी थी और खुद लाश बनकर अंबर मारिया थ्यूसोंग, जूली सोंग और केटी को धोखे से कुएं में गिराकर खुद गंडाब के पास चली गई थी। नाग के लिए अब अपनी ताकत को आजमाना जरूरी था। उसने सांस खींचकर छोड़ा और वो सांप बन गया। सांप बनने के बाद उसने फुंकार मारी और स्याह उकाब की शक्ल इख्तियार कर ली। उकाब से वो वापस अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। नाग को यह जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि उसकी ताकत उसके पास ही थी। ये वो अंदाजा नहीं लगा सका था कि उसके जिस्म से नाग की खुशबू निकल रही है कि नहीं। ये उसे कोई दूसरा ही बता सकता था। अब नाग ने कोठरी का जायजा लिया और सोचने लगा कि यहाँ उसे कौन ले आया है। इतनी देर में रात के पिछले पहर का वक्त हो गया था। कपाल और उसका साथी दूसरी मंजिल वाली कोठरी से उतरकर नीचे आ रहे थे। कपाल के हाथ में छुरी कुल्हाड़ा था और उसके साथी ने लालटेन पकड़ रखी थी। नाग को सीढ़ियां उतरने और 2 आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई दी तो वो ये देखने के लिए कि ये कौन लोग हैं और वो उसे पकड़कर यहाँ किस लिए लाए थे वैसे ही चारपाई पर लेट गया।
उसने आंखें बंद कर ली थी मगर थोड़ी थोड़ी खुली थीं। नाग ने 2 आदमियों को हाथ में लालटेन लिए अंदर आते देखा। दोनों आदमी चारपाई के पास आकर रुक गए। कपाल ने छुरी और कुल्हाड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, लाश को उल्टा कर दो, हम पहले इसकी रीढ़ की हड्डी पर से गोश्त हटाएंगे। नाग चौकन्ना हो गया। तो ये लोग उसे लाश समझकर यहाँ लाए थे और अब उसको काटने का इरादा रखती हैं। नाग ने कपाल के हाथ में छुरी भी देख ली थी। उसके साथी ने लालटेन एक तरफ रख दी और लाश को चारपाई पर उल्टाने के लिए नाग की तरफ बढ़ा। नाग एकदम से उठकर बैठ गया। लाश को जिंदा होते देखकर कपाल और उसका साथी डरकर पीछे को हट गए। कपाल ने चीखकर अपने साथी को कहा, यह मरा नहीं था, जिंदा था। इसे यहां से जाने न देना, यह हमारी मुखबरी कर देगा, इसे कत्ल कर दो। कपाल के साथी ने कुल्हाड़ा उठाया और नाग के सर पर मारने ही वाला था कि नाग ने गहरा सांस लेकर छोड़ा और दूसरे लम्हे चारपाई पर नाग की जगह एक काला सांप कुंडली मारे फुंकार रहा था। कपाल के साथी के हाथ से खौफ के मारे कुल्हाड़ा छूटकर गिर पड़ा। कपाल की भी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका साथी चिल्लाया, कपाल भागो, ये कोई भूत है। और वो दोनों सर पर पांव रखकर कोठरी से चीखें मारते बाहर भाग गए। नाग सांप की शक्ल में चारपाई पर कुंडली मारे बैठा यह सारा तमाशा देखता रहा। फिर वो चारपाई से उतरकर रेंगता हुआ कोठरी की सलाखों वाली खिड़की से बाहर बरामदे में आ गया। सुबह होने वाली थी। आसमान पर सुबह की नीली और सफेद रोशनी फैल रही थी। नाग ने उकाब की शक्ल बदली और हवा में उड़ता हुआ गंधारा शहर के ऊपर मंडलाने लगा। वो ये देखना चाहता था कि ये कौन सा शहर है। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि ये वही शहर गंधारा है जहां वो अंबर, मारिया, जुलीसोंग और केटी और थ्यूसोंग के साथ सराय में उतरा था। नाग जमीन पर उतर आया। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और सराय की तरफ चला कि चलकर अंबर, मारिया, जुलीसोंग, केटी और थ्यूसोंग की खबर ले। शायद वह अभी तक सराय में ही हो। सराय तक पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया। सराय में जाकर नाग ने वो कोठरियां देखीं जहां वो अपने साथियों के साथ ठहरा था। यहाँ अंबर, मारिया, केटी, जुलीसोंग और थ्यूसोंग में से कोई भी नहीं था। नाग को शहर की फिजा में से उनकी खुशबू भी नहीं आ रही थी। खुशबू के बारे में नाग ये समझ रहा था कि हो सकता है ये उस जादू का असर हो जिसके जरिए उसे बेहोश कर दिया गया था। असल में फिजाओं में उसके साथियों की खुशबू मौजूद हो मगर उसे ना महसूस हो रही हो। नाग ये मालूम करना चाहता था कि जिस मकान की कोठरी में उसे लाश समझकर बंद किया गया था ये लोग कौन हैं और उसे कहाँ से लाए थे, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि जहां से ये दोनों आदमी उसे उठाकर लाए थे अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुलीसोंग का भी वहीं से कोई सुराग मिल जाए। नाग सराय से निकलकर उस मकान की तरफ चल पड़ा जहां रात को उसकी लाश बंद थी। कपाल और उसके साथी का यह मकान शहर से बाहर एक वीरान सी जगह पर वाक़ था। नाग ये देख चुका था, चुनाचे उसे मकान तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। वो ये भी जानता था कि दोनों आदमी उसे इस शक्ल में देखकर पहचान लेंगे कि ये वही लाश है जो जिंदा हो गई थी। इसलिए नाग किसी दूसरी शक्ल में इन लोगों के मकान पर जाना चाहता था। अब वो सांप बनकर वहां जाता है तो इसमें खतरा था कि वो उस पर हमला कर देंगे। चुनाचे नाग ने एक छोटी सी चिड़िया की शक्ल बदली और कपाल के मकान की सेन की दीवार पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि कपाल और उसका साथी सेन के बरामदे में परेशानी की हालत में बैठे इधर उधर देख रहे थे। नाग चिड़िया की शक्ल में उड़कर उनके करीब दीवार में जहां ईंट उखड़ी हुई थी वहां बैठ गया। अब उसे कपाल और उसके साथी की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। कपाल कह रहा था, वो जरूर कोई आसेबी लाश थी। उसका साथी कहने लगा, जरूर वो कब्रिस्तान की चुड़ैल या भूत था। देवताओं ने हमें बचा लिया। कहते हैं कब्रिस्तान में कभी ऐसा सांप भी निकल आता है जो पूरी लाश को अगर एक माह में खा ले तो आदमी बन सकता है। कपाल ने हाथ झटकते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। कब्रिस्तानों में सिवाय लाशों की हड्डियों के कुछ नहीं होता। ये जो लाश थी ये जरूर किसी जादूगर की लाश थी जो वक्त पूरा होने पर सांप बन गया। ये लाश थी ही नहीं, जादूगर असल में जिंदा था। नाग उनकी बातों से इस नतीजे पर पहुंचा कि वो उसे गंधारा की कब्रिस्तान की किसी कब्र से निकाल कर लाए थे। इसका मतलब है कि उसे किसी ने कब्र में दफन कर दिया था। नाग वहां से उड़कर सीधा गंधारा के कब्रिस्तान में आ गया। गंधारा शहर में एक ही कब्रिस्तान था। नाग इस शहर से वाकिफ हो चुका था। नीचे उतरकर उसने इंसानी शक्ल तब्दील कर ली। कब्रिस्तान दिन के वक्त भी वीरान वीरान था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कब्रें इधर उधर बिखरी हुई थीं। नाग ने सोचा कि अगर ये लोग रात को उसे किसी कब्र में से निकाल कर लाए हैं तो उस कब्र की ताज़ा मिट्टी बता देगी कि उसे खोदा गया था। नाग कब्रों को गौर से देखता जा रहा था। एक कब्र पर उसे ताज़ा मिट्टी दिखाई दी। नाग वहीं रुक गया। साफ लग रहा था कि कब्र को खोदा गया है। नाग ने दाएं बाएं देखा, वहां वो अकेला ही था। नाग ने फौरन सांप की शक्ल बदली और कब्र की मिट्टी में से रेंगता हुआ कब्र के अंदर चला गया। कब्र में कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब था कि वो लोग इसी कब्र में से उसे निकाल कर ले गए थे। नाग ने मिट्टी को सूंघा। उस कब्र की मिट्टी में से नाग की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। नाग को यह तो पता चल गया था कि उसे इसी कब्र में दफन किया गया था, मगर यह मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ था कि उसे किन लोगों ने वहां दफन किया था और अंबर, मारिया, जुलीसोंग, केटी और थ्यूसोंग कहाँ हैं। नाग सोचने लगा, मुमकिन है जो लोग उसे कब्र से निकाल कर ले गए थे उन्होंने उसे वहां दफन किया हो।
आखिर ये लोग कौन हैं और उसे किस लिए कब्र से निकाल कर ले गए थे और उसकी लाश के टुकड़े क्यों करने वाले थे? वो उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों निकालना चाहते थे? इन सारे सवालों का जवाब नाग को उन दोनों आदमियों से ही मिल सकता था। अब जरूरी हो गया था कि वो इंसानी शक्ल में उनके पास जाकर सवाल जवाब करे। नाग को हल्की सी उम्मीद थी कि बहुत मुमकिन है इन लोगों से उसे अंबरनाग मारिया वगैरह का भी कोई सुराग मिल जाए। नाग अपनी असली इंसानी शक्ल में ही कपाल और उसके साथी के मकान की तरफ तेज तेज चलने लगा। मकान का दरवाजा बंद था। नाग ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कपाल के साथी ने दरवाजा खोला। जो ही उसकी नजर नाग पर पड़ी वो चीख मारकर बोला, कब्र का भूत, और कोठरी की तरफ भाग उठा। कोठरी में से कपाल भी बाहर निकल आया। नाग को देखा तो पहचान गया कि ये वही लाश है जो उसके घर में आकर रात को जिंदा हो गई थी और सांप बन गई थी। वो अभी भागने ही वाला था कि नाग ने बुलंद आवाज में कहा, ठहरो, अगर भागे तो मैं तुम दोनों को हलाक कर दूंगा। कपाल उसका साथी वहीं डरकर जमीन पर बैठ गए। नाग फौरन उनके करीब आया और बोला, मैं जो कोई भी हूं इसको तुम भूल जाओ। एक बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुमने मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कपाल और उसका साथी नाग की ताकत से अच्छी तरह बाखबर थे। दोनों नाग को अपने सामने देखकर दहशत के मारे लरज रहे थे। कपाल ने कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वादा करते हैं। नाग ने पहला सवाल ये पूछा, तुम मुझे कहाँ से लाए थे, क्यों लाए थे? कपाल ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, हम हड्डियों का कारोबार करते हैं, इंसानों की भी और जानवरों की भी हड्डियां फरोख्त करते हैं। कभी कभी हम नई कब्रों से भी लाशें उठाकर लाते हैं ताकि उनके सर और रीढ़ की हड्डियां निकालकर बेच डालें। तुम्हें हम एक ऐसी कब्र से निकाल कर लाए थे जो लगता था ताज़ा बनी हुई है। बाहर ताज़ा मिट्टी की ढेरी लगी हुई थी। हम तुम्हें वहां से निकाल कर ले आए, कोठरी में बंद रखा। सुबह तुम्हारी हड्डियां जिस्म से अलग करने आए तो तुम जिंदा हो चुके थे। बस यही हमारी सारी कहानी है। नाग ने कहा, क्या तुम अंबर मारिया केटी जूली सॉन्ग को जानते हो? कपाल ने ताज्जुब से नाग की तरफ देखा और बोला, ये नाम तो हमने पहली बार सुने हैं। नाग ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में मुझे वहां कब्र में कौन दफन कर गया था? कपाल कहने लगा, ये तो हमसे ज्यादा तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि तुम एक जबरदस्त जादूगर हो, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। नाग समझ गया कि इन लोगों को वाकई कुछ मालूम नहीं है। उसने पूछा, जब तुम मेरी लाश को कब्र में से निकाल रहे थे तो तुमने वहां कोई गैर मामूली, मेरा मतलब है कोई अजीब बात देखी थी? कपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं। कब्रिस्तान बिल्कुल ऐसे ही खामोश था जैसे वो हर रात को होता था। हमें कोई खास बात वहां दिखाई नहीं दी थी। नाग वापस जाते हुए बोला, शुक्रिया। नाग दरवाजे में से गुजरने वाला था कि कपाल ने आहिस्ता से आवाज दी और बोला, एक अजीब चीज हमें यहां मिली है। नाग वहीं रुक गया। वापस पलटकर उसने पूछा, वो क्या चीज है? कपाल ने एक लंबी कील जेब से निकालकर नाग की तरफ बढ़ा दी और बोला, जिस चारपाई पर तुम्हारी लाश हमने रखी थी उसके सरहाने की जानिब हमें यह लंबी कील पड़ी हुई मिली है। नाग ने कील को गौर से देखा। कपाल कहने लगा, इस किस्म की कील आमतौर पर लाश के सर में ठोंकी जाती है। हमने पुरानी दास्तानों में यही पढ़ा और सुना है। कहीं ये कील तुम्हारे सर में तो ठुकी हुई नहीं थी? कपाल का साथी बोला, कहीं ये जादू की कील तो नहीं है? नाग कील को हाथ में लेकर दाएं बाएं घुमाकर बड़े गौर से उसका जायजा ले रहा था। उसने अपने सर में भी बालों में उंगलियां फेर कर देखा। उसे अपने सर में कोई सुराख न मिला। नाग ने कील जेब में रख लिया। कपाल का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, क्या इससे पहले भी तुमने कोई ऐसी लाश देखी है जिसके सर में कील ठुका हुआ हो? कपाल गौर करने लगा, सर को खुजाता रहा, फिर कहने लगा, ये सवाल अगर तुम कब्रिस्तान के गोरकन से पूछो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गोरकन को लाशों के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। कम से कम मैंने कभी कोई ऐसी लाश नहीं देखी जिसके सर में कील ठुकी हुई हो। नाग वहां से निकलकर सीधा गंधारा के पुराने कब्रिस्तान में आ गया। इससे पहले भी नाग इस कब्रिस्तान में आ चुका था। उसने इधर उधर देखा। गोरकन की झुग्गी खाली पड़ी थी। गोरकन उसे कहीं नजर न आया, मगर वो गोरकन से मिले बगैर वहां से वापस नहीं जाना चाहता था। लंबी कील उसकी जेब में थी। उसे उम्मीद थी कि गोरकन से उसे काफी मुफीद मालूमात हासिल होंगी। नाग शाम तक कब्रिस्तान में ही एक तरफ कब्रों के पीछे बैठा रहा और गोरकन का इंतजार करता रहा। नाग ने सोचा कि क्यों ना इस कील के बारे में किसी ऐसे सांप से मालूम किया जाए जो इसी कब्रिस्तान में रहता हो। इस ख्याल के आते ही नाग ने सांपों की जुबान में कब्रिस्तान में मौजूद किसी सांप को आवाज दी। इस आवाज को करीब ही मकबरे के नीचे बिल में रहते हुए एक नस्वारी सांप ने सुना तो जल्दी से बाहर निकल आया। आते ही नाग देवता के सामने अपने फन को झुकाया और बोला, अजीम नाग देवता की तशरीफ आवरी का शुक्रिया, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? नाग ने लोहे की कील निकालकर उसे दिखाई और पूछा, क्या तुम इस कील के बारे में कुछ जानते हो? नस्वारी सांप ने लोहे की कील को चारों तरफ से गौर से देखा, बार बार उस पर जुबान लहराकर सूंघा, फिर बोला,
अजीम नाग देवता, इस कील से मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कोई खास कील होगा। मुझे तो ये लोहे का आम कील लगता है। नाग ने सांप को रुखसत कर दिया। अब वो गोरकन का इंतजार करने लगा। गोरकन ही उसे उस खास कब्र के बारे में बता सकता था जिसमें नाग को दफन किया गया था। सूरज गुरूब होने वाला था कि नाग को एक उधेड़ उम्र आदमी झोंपड़े की तरफ आता दिखाई दिया। नाग कब्र के पीछे खामोश बैठा उसे तकता रहा। ये गोरकन ही हो सकता था। उसने कांधे पर कब्रें खोदने वाला फावड़ा डाल रखा था। गोरकन झोंपड़े में चला गया तो नाग उठकर वहां आया। उसने गोरकन को आवाज दी। गोरकन बाहर आ गया। उसने नाग की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या किसी मुर्दे के लिए कब्र खोदनी है? नाग ने कहा, कब्र तो नहीं खोदनी, लेकिन एक कब्र के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गोरकन झोंपड़े से बाहर आ गया। किस कब्र के बारे में तुम पूछना चाहते हो? तुम कहाँ से आए हो? नाग ने कहा, मैं इसी शहर गंधारा से आया हूँ। क्या तुम जहमत करके उस कब्र तक मेरे साथ चलोगे जिसके बारे में मैं तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ? गोरकन ने अब नाग को ऊपर से नीचे तक देखा। नाग ने जल्दी से कहा, मैं हुकूमत का आदमी नहीं हूँ, एक शरीफ आदमी हूँ। बात यह है कि मैं कुछ अरसे से परदेश गया हुआ था। वापस आया तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि मेरी बीवी मर गई थी और उन्होंने उसे कब्रिस्तान दफन कर दिया था। उन्होंने मुझे कब्रिस्तान में एक कब्र भी दिखाकर बताया कि ये कब्र मेरी बीवी की है। अब मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या उस कब्र में तुमने पिछले दिनों किसी औरत को दफन किया था? गोरकन ने इत्मीनान का सांस लिया कि कोई खास गड़बड़ वाली बात नहीं है। उसने नाग से पूछा, चलो भाई, मुझे उस कब्र के पास ले चलो। वैसे यहाँ पिछले दिनों एक औरत की मैयत जरूर आई थी। नाग गोरकन को उस कब्र पर ले आया जहां नाग के सर में कील ठोंककर दफन किया गया था। नाग ने कब्र की तरफ इशारा किया और बोला, यह है वो कब्र जिसके बारे में मुझे मोहल्लेदारों ने बताया था कि यहाँ मेरी बीवी को दफन किया गया था। मेहरबानी करके तुम मुझे ये बताओ कि क्या इस कब्र में तुमने किसी औरत को दफन किया था? गोरकन उस कब्र पर आते ही कुछ परेशान सा हो गया था। इस परेशानी को नाग ने उसके चेहरे से भांप लिया। वो गोरकन की तरफ मुसलसल देख रहा था। गोरकन ने कब्र को एक नजर देखा, फिर बोला, भाई, यहाँ तो मैंने पिछले दिनों किसी औरत की मैयत को दफन नहीं किया। ये तो कोई पुरानी कब्र है। मुझे याद नहीं कि यहाँ कौन दफन है। नाग समझ गया कि गोरकन झूठ बोलकर बात को टालने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, गोरकन भाई, एक बार फिर कब्र को गौर से देखो। इस पर अभी ताज़ा मिट्टी पड़ी हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि ये कब्र पुरानी नहीं है। गोरकन झोंपड़ी की तरफ मुड़ा और बोला, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये पुरानी कब्र है और मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। जाओ, अपना रास्ता लो। नाग को एहसास हो गया कि गोरकन उससे किसी खास बात को छुपा रहा है और ये उसे सीधी तरह कभी नहीं बताएगा। नाग ने दूसरे तरीके से इस राज पर से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया। गोरकन अपनी झोंपड़ी में दाखिल हो गया था। नाग ने कब्रिस्तान के सांप से मदद लेने का सोचा। वो वापस कब्रों के पास एक दरख्त के नीचे आ गया। यहाँ उसने उस सांप को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि सामने वाली झोंपड़ी में जाए और उसके अंदर जो आदमी है उसको डसकर सिर्फ इतना जहर उसके जिस्म में दाखिल करे कि वो हलाक ना हो। सांप ने अदब से सर झुकाया और गोरकन की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। नाग वहीं बैठा रहा। उसकी नजरें गोरकन की झोंपड़ी पर लगी थीं। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी में से गोरकन के चीख की आवाज बुलंद हुई। सांप ने गोरकन को डस दिया था। नाग दौड़कर झोंपड़ी में आ गया। देखा कि गोरकन जमीन पर अपने पांव को पकड़कर शोर मचा रहा था कि मुझे सांप ने काट लिया है। नाग ने उसकी तरफ गौर से देखकर कहा, जिस सांप ने तुम्हें काटा है वो बहुत जहरीला था। तुम बहुत जल्द मर जाओगे और मैं तुम्हारी कब्र खोदकर तुम्हें दफन कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर बचा सकता हूँ। गोरकन का सांप की दहशत की वजह से रंग उड़ चुका था और वह निढाल होकर लेट गया था। कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। नाग ने कहा, पहले ये बताओ कि जिस कब्र पर मैं तुम्हें ले गया था वहां तुमने किसको दफन किया था? गोरकन का हलक खुश्क हो रहा था। असल में कई सांप जहरीले नहीं होते, मगर जिनको वो डसते हैं वो उसकी दहशत से ही मर जाते हैं। गोरकन का भी यही हाल हो रहा था। उसने कहा, मुझे बचा लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। नाग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज किए देता हूँ, मगर याद रखो, अगर तुम बाद में अपने वादे से मुकर गई या तुमने सच सच बात मुझे ना बताई और झूठ बोला तो यही सांप एक बार फिर आकर तुम्हें डस देगा और फिर तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। गोरकन ने तड़पते हुए कहा, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बता दूंगा, मुझे मौत से बचा लो, जल्दी करो, मेरा जिस्म सुन्न होने लगा है। नाग ने उसी सांप को वापस बुलाकर कहा कि वो गोरकन के जिस्म का जहर वापस चूस ले। गोरकन वैसे भी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता, मगर नाग अच्छी तरह जानता था कि जब तक सांप खुद आकर जहर नहीं चूसता गोरकन को कभी यकीन नहीं आएगा और वो दहशत की वजह से मर जाएगा। सांप फौरन हाजिर हो गया। नाग ने गोरकन से कहा, अपनी जगह पर चुपचाप लेटे रहो, जिस सांप ने तुझे काटा था मैंने उसे बुला लिया है, वह तुम्हारा सारा जहर वापस चूस लेगा। गोरकन ने देखा कि काला सांप रेंगता हुआ उसके पांव की तरफ बढ़ रहा है
उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं। फिर सांप ने अपना मुंह काटी हुई जगह पर रख दिया और जो जहर उसने गोरकन के जिस्म में दाखिल किया था वो सारे का सारा चूस लिया। सांप चला गया। नाग ने गोरकन से कहा, अब तुम्हारे जिस्म में जरा सा भी जहर बाकी नहीं है, तुम उठकर बैठ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बच गई है। गोरकन ने नफसियाती तौर पर भी अपने जिस्म में सुकून सा महसूस किया। वो उठकर बैठ गया। वैसे भी उसके जिस्म में जो थोड़ा बहुत जहर डाला गया था अब नहीं था। गोरकन बिल्कुल ठीक हो गया था। तो नाग ने वही सवाल फिर दोहराया, अब बताओ कि जिस कब्र के पास मैं तुम्हें ले गया था उसमें तुमने पिछले दिनों किस लाश को दफन किया था? गोरकन ने कपड़े से अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर कहा, भाई तुम जिस कब्र पर मुझे ले गए थे उस कब्र की कहानी ये है कि आज से चंद महीने पहले शहर से एक जनाजा आया। रात का वक्त था। मुझे पहले से बता दिया गया था कि एक कब्र तैयार करनी है। मैं कब्र तैयार कर चुका था। जनाजे को 4 आदमी उठाए हुए थे। उन्होंने जनाजा कब्र के पास रख दिया। कब्र तैयार थी। फिर बारिश शुरू हो गई। हम थोड़ी देर के लिए दरख्तों में आ गए। इतने में क्या हुआ कि जनाजे में जो लाश थी वो उठकर बैठ गई। मैंने ऐसा मंजर जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं समझ गया कि ये लोग किसी जिंदा आदमी को बेहोश करके दफन करने आए हैं। जिसको होश आ गया है फौरन एक आदमी लाश की तरफ लपका। उन्होंने मेरी आंखों के सामने आदमी के सर में एक कील ठोंक दी। वो आदमी फिर लाश बन गया। शायद अब वो मर चुका था। मैं अभी घबराया हुआ ही था कि उन्होंने मुझे चांदी के बहुत से सिक्के देकर मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं और लाश को दफन करके कब्र बना दूं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने लाश को कब्र में उतारकर दफन कर दिया और ऊपर कब्र बना दी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तुम्हें सच सच बता दिया है। नाग ने पूछा, क्या तुम उन आदमियों को जानते हो? दिमाग पर जोर डालकर याद करो। क्या तुमने उनको पहले कभी देखा था? गोरकन सोच में डूब गया। फिर बोला, मुझे याद आता है कि उन 4 आदमियों में से एक आदमी को मैंने पहले भी देखा था। मुझे याद कर लेने दो। गोरकन याद करने लगा। वो बार बार अपने सर पर हाथ फेर रहा था। नाग उसके पास खामोश बैठा था। फिर गोरकन ने चौंक कर कहा, हाँ याद आ गया। उनमें से एक आदमी इस शहर से दूर कस्बा जातिल का रहने वाला था। हाँ वो बिल्कुल वही था। वो कस्बा जातिल में मुर्दे नहलाने का काम करता था। उसका नाम मैं भूल गया हूं। नाग ने कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या फिर कभी उन आदमियों में से कोई इस कब्र के पास आया था? गोरकन बोला, नहीं, इसके बाद मैंने उनमें से किसी को इस कब्रिस्तान में नहीं देखा। नाग इस नतीजे पर पहुंचा कि गोरकन को जितना मालूम था उसने बता दिया है। अब उसे कस्बे जातिल में जाकर मुर्दा नहलाने वाले से राब्ता पैदा करना चाहिए। बहुत मुमकिन है उससे कुछ ऐसी मालूमात मिल जाएं जिनकी मदद से अंबर मारिया, केटी जुली सॉन्ग और थ्यूसोंग का कोई सुराग मिल सके। नाग ने गोरकन से कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अब ये बताओ कि वो कस्बा जातिल यहाँ से कितनी दूर है और किस जानिब वाक़ई है? गोरकन ने कहा, यह कस्बा यहाँ से शुमाल की तरफ खुश्क पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई है। उसके नज़दीक ही एक खुश्क तालाब भी है। अगर तुम घोड़े पर सवार होकर सफ़र करो तो रात होने से पहले पहले वहां पहुंच जाओगे। नाग ने गोरकन को खुदा हाफिज कहा और कब्रिस्तान से निकलकर शहर के शुमाली दरवाजे की तरफ आ गया। शाम हो चुकी थी। शहर के मकानों में चिराग रोशन होने लगे थे। नाग को घोड़े की जरूरत ही नहीं थी। उसने सांस खींचकर छोड़ा और उकाब की शक्ल इख्तियार कर ली और फिजा में बुलंद होकर शुमाल की तरफ उड़ने लगा। वो तेज रफ्तारी से उड़ रहा था। थोड़ी ही देर में उसे गुरूब होती शाम के सुरमई धुंधलक्के में नीचे खुश्क पहाड़ियों में एक कस्बे के मकान दिखाई दिए जिनमें कहीं कहीं रोशनी झिलमिला रही थी। नाग परवाज करते गोता लगाकर उन पहाड़ियों में आ गया। फिर वो एक तरफ उतरा, उकाब से इंसानी शक्ल इख्तियार की और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। कस्बे के करीब पहुंचकर उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि यही कस्बा जातिल है। नाग कस्बे के बाजार में आ गया। इस कस्बे का एक ही बाजार था जिसकी दुकानें खुली थीं। दुकानों में चिराग जल रहे थे। थोड़े से लोग बाजार में चल फिर रहे थे। नाग एक एक दुकान को देखता जा रहा था। एक दुकान पर उसे ऐसा सामान दिखाई दिया जो अक्सर मुर्दों को नहलाने के काम आता था। नाग उस दुकान पर आ गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, भाई मैं यहाँ परदेसी हूँ, अपने एक दोस्त के साथ आया था, वो मर गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस आदमी का पता बता दो जो मुर्दों को गुस्ल देता हो ताकि मैं अपने दोस्त की लाश को दफना सकूं। दुकानदार ने कहा, इस बाजार की नुक्कड़ पर एक मकान है, वहां मुर्दों को गुस्ल देने वाला रहता है। उसका नाम जाखिम है। वो घर पर ही होगा। नाग सीधा जाखिम के मकान पर जा पहुंचा। वो घर पर ही था। उसकी शक्ल ही से लगता था कि ये कोई पुरस्कार और जुराइम पेशा आदमी है। नाग की तरफ देखकर अक्खड़ लहजे में बोला, क्या बात है, क्या कोई मुर्दा नहलाना है? नाग ने उसे सलाम किया और गमगीन आवाज बनाकर बोला, हाँ भाई, मेरा एक दोस्त मर गया है, उसे सांप ने डस लिया था। अगर तुम चलकर उसे गुस्ल दे दो तो मैं खुद ही उसे दफन कर दूंगा। मेरे दोस्त ने मरते वक्त कहा था कि मुझे पूरी रस्मों के साथ गुस्ल देकर दफन करना। जाकिम ने कहा, मगर सांप के कांटे से तो लाश खराब हो जाती है, मैं उसे कैसे गुस्ल दूंगा?
नाग ने जल्दी से कहा, भाई मेरे दोस्त की लाश बिल्कुल खराब नहीं हुई, वो तो ऐसे है जैसे सो रहा हो। तुम मेरे साथ चलकर उसे गुस्ल दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगे सिक्के दे दूंगा। जाकिम ने नाग को सर से पांव तक देखा और बोला, मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा घर कहाँ है? नाग ने फौरन जवाब दिया, भाई मैं यहाँ परदेसी हूँ। मैं और मेरा दोस्त इस इलाके में जड़ी बूटियों की तलाश में आए थे कि मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया। हमारा यहाँ कोई मकान भी नहीं है, हम तो पहाड़ियों में एक झोंपड़ा बनाकर ठहरे हुए थे। जाकिम ने कहा, मैं सोने के 10 सिक्के लूंगा और वो भी पहले वसूल करूंगा, तब तुम्हारे साथ जाऊंगा। नाग के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। उसने कहा, भाई तुम मुझसे सोने के 50 सिक्के ले लेना, मगर ये सारे सिक्के मेरे झोंपड़े में पड़े हैं, यहाँ इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। जाकिम सोच में पड़ गया। सोने के 50 सिक्कों का लालच बहुत बुरा था। वैसे भी नाग उसे एक दुबला पतला बेजरर सा नौजवान लग रहा था। उसने नाग के साथ जाने का फैसला कर लिया, मगर चलने से पहले पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? नाग ने कहा, मेरा नाम अंबर है और मैं मुल्क मिस्र का बाशिंदा हूँ। मेरा दोस्त भी मिस्र ही का रहने वाला था। हम दोनों दूसरे मुल्कों में घूम फिर कर नायाब जड़ी बूटियां तलाश किया करते थे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जाकिम बोला, हाँ चलो। उसने अपना घोड़ा निकाल लिया। नाग की तरफ देखकर बोला, तुम अपना घोड़ा नहीं लाए क्या? क्या तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है? नाग उसे कैसे बताता कि वो तो हवा में उड़कर आया है। कहने लगा, मेरा घोड़ा जख्मी हो गया था, मैं पैदल ही चलकर तुम्हारे मकान तक आया हूं। जाकिम एक बदमाश किस्म का आदमी था। उसने खंजर अपनी जेब में रख लिया और नाग से कहा, बैठो मेरे घोड़े पर, मेरे पीछे। नाग उसके पीछे उसके घोड़े पर बैठ गया और घोड़ा कस्बे के बाजार से होता हुआ जब बाहर पहुंचा तो जाकिम ने पूछा, किस तरफ है तुम्हारी झोंपड़ी? नाग ने एक तरफ इशारा किया, उधर है, उस टीले के नीचे। जाकिम ने घोड़े का रुख नाग के बताए हुए टीले की तरफ फेर दिया। उस तरफ रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। जाकिम ने कहा, तुम्हारी झोंपड़ी में कोई चिराग वगैरह तो रोशन होगा ना? नाग ने कहा, जी नहीं, मैं तो अपने दोस्त की मौत से घबरा गया, चिराग जलाना भी भूल गया और सीधा आपकी तलाश में निकल खड़ा हुआ। जाकिम ने नाग को झिड़कते हुए कहा, कैसे अहमक आदमी हो तुम भी कि झोंपड़ी में शाम को चिराग रोशन करना भी भूल गए। तुम मुझे कोई गंवार लगते हो। नाग ने कोई जवाब न दिया। अगर दूसरे हालात होते तो नाग अभी तक इस बदमाश को मजा चखा देता, मगर मजा चखाने का वक्त आ रहा था। जब वो टीले के पास पहुंचे तो जाकिम घोड़े से उतर आया, अंधेरे में इधर उधर देखने लगा और बोला, यहां तो मुझे कोई झोंपड़ा दिखाई नहीं देता, कहाँ है तुम्हारे दोस्त की लाश? उसने पीछे मुड़कर देखा तो नाग वहां मौजूद नहीं था। जाकिम हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि ये शख्स कहाँ रफू चक्कर हो गया है। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे गंवार, तुम कहाँ चले गए हो? तुम्हारा झोंपड़ा और दोस्त की लाश कहाँ है? नाग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ। आदमी चूंकि खतरनाक था, समझ गया कि उसे किसी जाल में फंसाया जा रहा है। फौरन उसने खंजर निकाल लिया और एक पत्थर की आड़ लेकर अंधेरे में घूरने लगा। उसे अपने सर के ऊपर सरसराहट सी सुनाई दी। एकदम पीछे हटा ही था कि ऊपर से एक 7 फुट लंबे स्याह काले सांप ने छलांग लगाई और उसकी गर्दन को दबोचकर अपना फन बिल्कुल उसके मुंह के सामने कर दिया और जोर से फुंकारने लगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि जाकिम को संभलने का मौका भी न मिल सका। सांप की लाल आंखें उसको अंधेरी रात में अंगारों की तरह दहकती अपने ऊपर जमी हुई नजर आ रही थीं और कुंडली उसकी गर्दन को दबोच रही थी। अगर वो सांप को पकड़ता या मारता है तो यकीनी बात थी कि सांप उसे फौरन मुंह पर डस देता और फिर उसका बचना मुहाल था। खौफ से उसका हलक खुश्क हो गया। खंजर अभी तक उसके हाथ में ही था, मगर जिस्म मौत की दहशत की वजह से ठंडा पड़ गया था। सांप अपना फन और करीब ले आया। अब सांप की जुबान वो साफ दिख रहा था। उसकी फुंकार जो गर्म थी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अब जाकिम के हलक से एक चीख निकल गई। खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। मौत 1 इंच से भी कम फासले पर उसके सामने खड़ी थी। वो थर थर कांपने लगा। ऐन उस वक्त एक तरफ से नाग निकला और उसके सामने आकर बोला, जाकिम किस हाल में हो? अब बताओ, मैं गवार हूं या तुम, कि सांप ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया? जाकिम ने थरथराती हुई आवाज में कहा, मुझे मौत से बचा लो। सांप ने जोर से फुंकार मारी और जाकिम एकदम से चुप हो गया। नाग ने सांप को उसकी जुबान में कहा, इसकी गर्दन का फंदा ढीला कर दो और अपना फन चेहरे से पीछे हटा लो। सांप ने फौरन नाग के हुक्म पर अमल किया। नाग का फन पीछे हटा तो जाकिम ने सहमी हुई खुश्क आवाज में कहा, मुझे बचा लो, ये सांप मुझे डस देगा। नाग बोले, ये सांप मेरे इशारे से तुम्हारे पास आया है। मैं इसे हुक्म दूंगा तो जिस तरह तुम्हारे चेहरे से इसने अपना फन दूर हटा लिया है, उसी तरह ये तुम्हें आजाद भी कर देगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का ठीक और सच्चा जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? जाकिम ने कांपते हुए कहा, पहले इस सांप को परे हटा दो। तुम मुझसे जो पूछोगे मैं तुम्हें ठीक ठीक बता दूंगा।
नाग ने जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया, फिर सांप को हुक्म दिया कि उसे छोड़कर पास ही बैठ जाए। नाग का हुक्म सुनते ही काला सांप जाकिम की गर्दन से उतर आया और उसके बिल्कुल सामने कुंडली मारकर इस तरह से बैठ गया कि उसका फन पूरा खुला हुआ था और आंखें जाकिम को घूर रही थीं। नाग ने कहा, जाकिम अब तुम भी बैठ जाओ, देखो ये सांप तुम्हारी तरफ घूर रहा है, ये मेरा गुलाम है और तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये तुम्हारे घर पर भी जाकर तुम्हें हलाक कर सकता है, और अगर तुमने मेरे सवाल के जवाब में झूठ बोला तो इस सांप को फौरन पता चल जाएगा, ये उसी वक्त अपनी जगह से उछलकर तुम्हारी गर्दन पर डस देगा। जाकिम ने कहा, तुम जो पूछोगे मैं सच सच बता दूंगा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। नाग ने पूछा, ये बताओ कि तुम जिस आदमी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान में गए थे वो आदमी कौन था? तुम लोगों ने उसके सर में कील किस लिए ठोंकी थी, और क्या वो कील तुम लोगों ने किसी दूसरे आदमी के सर में भी ठोंकी थी? जाकिम ने हाथ बांधकर कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस आदमी को हम बेहोश करके जिंदा दफन करने कब्रिस्तान में ले गए थे वो सुना है कि कोई जादूगर था। उस रात मेरे पास 3 आदमी आए थे और मुझे ये कहकर अपने साथ ले गए थे कि एक मुर्दे को गुस्ल देना है। मैंने मुर्दे को गुस्ल दिया तो वो जिंदा हो गया। मैं डर कर भागा तो उन तीनों आदमियों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और दौलत का लालच देकर कहा कि इसे जबरदस्ती गुस्ल दो। उन्होंने उस आदमी जिंदा लाश का गला घोंट डाला, वो मर गया। हम उसे लेकर कब्रिस्तान में गए तो वो फिर जनाजे में उठकर बैठ गया। अब उन आदमियों ने मुझे सोने की एक डली देकर कहा कि इस आदमी के सर में कील ठोंक दो। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। वो आदमी इसके बाद यकीनन मर गया था। इसके बाद गोरकर ने उसकी लाश कब्र में दफन कर दी और मैं वापस अपने घर आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। नाग ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि जिंदा होने वाला कोई जादूगर था? जाकिम बोला, ये बात मुझे उन 3 आदमियों में से एक ने बताई थी। क्या तुम जानते हो वो 3 आदमी कहाँ होंगे? नाग ने सवाल किया। जाकिम कहने लगा, वो तीनों अजनबी थे। इससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इस बात को 4 महीने गुजर गए हैं। मैंने उसके बाद भी आज तक उन तीनों को कहीं नहीं देखा। नाग को यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा और उसने वाकई उन तीनों आदमियों को फिर नहीं देखा होगा। उसकी बातों से यह भी अंदाजा होता था कि उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और बाकी 3 आदमी कोई पुरस्कार आदमी थे। उन्होंने किसी तिलिस्म की वजह से अपने किसी साथी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी खोपड़ी में कील ठोंक दी कि वो फिर कभी कब्र से बाहर ना निकल सके। लेकिन अब सवाल पैदा होता था कि ये कील नाग की खोपड़ी में कहां से आ गई? क्या ये वही कील थी या कोई और कील थी? नाग इसका फैसला न कर सका। उसने जाकिम को आजाद कर दिया। वो घोड़े पर बैठकर फौरन वहां से भाग गया। काला सांप नाग के सामने बैठा हुआ था। नाग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि गंधारा शहर के मकबरे वाले पुराने कब्रिस्तान में कोई आसेब रहता है? Thank you for watching and listening. Please subscribe now.